Bansal, Biology and Medicine videos by Sphere Institute. If you like my work, please keep posting, keep sharing and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज बायोलॉजी के अंदर जो लेक्चर है दैट इज फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और इसमें दो मेजर चीजें जो डिस्कस करने वाली रहेंगी वो होंगी सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक एंड क्लासिफिकेशन में क्या चीजें होती है पहले ये चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज अ लिविंग बीइंग, सबसे पहला सवाल ये उठता है व्हाट इज अ लिविंग बीइंग। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीगेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल यानी मैं शुगर, फैट, प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीगेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स which can sustain or perform metabolism, that is known as a living being. Okay, एक लिविंग बीइंग के अंदर कौन कौन से मेन फीचर्स होने चाहिए वो जरा हम चेकआउट कर लेते हैं, कौन कौन से बेसिक फीचर्स होंगे। सबसे पहला बेसिक फीचर होगा उसमें सेल होगा और सेल के हमारे पास पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स होंगे। याद रखिएगा ऑर्गेनल्स की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रहती है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एक सेल की हो सकती है। सेल की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कैसे, अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा या बैक्टीरिया का केस उठाएंगे तो उसमें सेल जैसा कुछ होना चाहिए, यानी कि इन पर्टिकुलर सेल ही होना चाहिए। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर, उनके इकट्ठे होने से टिश्यू फॉर्म होना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ऐसी कुछ चीजें। उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन। ओके, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होना एक एसेंशियल फीचर माना गया है, चाहे वो सेक्सुअल हो या असेक्सुअल। इसके अलावा लिविंग बॉडीज ग्रो करती हैं, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ के अलावा उसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म। ओके, इसके अलावा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टैसिस होना चाहिए। व्हाट इज होम्योस्टैसिस? इट्स मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। जैसे कि बाहर टेम्परेचर जितना मर्जी कम या ज्यादा होता रहे, आपकी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर चाहे कितना मर्जी सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो, सॉल्ट वाटर की कंसंट्रेशन हो, आपकी बॉडी में जो ऑस्मोलैरिटी बनाई जाती है आपके ब्लड की, आपके यूरिन की, वो सारा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान के चलिए किसी दिन आपने नमक ज्यादा खा लिया तो आपका यूरिन कंसंट्रेट पास आउट हो जाएगा, किसी दिन आपने पानी ज्यादा पी लिया तो उस दिन यूरिन डाइल्यूट पास हो जाएगा, लेकिन आपके ब्लड की एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखा जाएगा, दैट इज होम्योस्टैसिस। इसके अलावा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इसका मतलब होता है अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है इस चीज की हमें अवेयरनेस होना, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। इसके अलावा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हीलिंग या रिपेयर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हीलिंग और रिपेयर। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना कंप्लीट लाइफ स्पैन जब उनका ओवर हो जाता है उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इनमें से कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में सबसे मेजर हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन। एक लिविंग चीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, जो कि नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलता है। अगला होम्योस्टैसिस एंड कॉन्शियसनेस, ये दोनों चीजें एक लिविंग बीइंग के अंदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं। मेटाबॉलिज्म भी हमारे पास सम हाउ सम वे अप टू सम एक्सटेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का मतलब, सपोज हम बात करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ए है और वो रिप्रोड्यूस करता है, क्या इस बेसिस पे हम बता सकते हैं लिविंग होगा या नॉन लिविंग? क्या लिविंग चीजें रिप्रोड्यूस करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्या नॉन लिविंग चीजें रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं?
बिल्कुल नहीं करती हैं। लेकिन क्या लिविंग चीजें रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी, ऐसा हो सकता है? हाँ, हमारे पास म्यूल्स का केस होता है, दे आर स्टेराइल। हमारे पास कई बार इनफर्टाइल कपल्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, वो भी रिप्रोडक्शन कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो नॉन लिविंग के अंदर कंसिडर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से चीजें डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग बताई जाती हैं। अब इसके बाद मेरे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है हमारे पास? अगर हम इसे स्प्लिट करें, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन एंड बायोस का मतलब होता है लिविंग। एक जगह पे, एक ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर लिविंग बीइंग्स की कितनी वेरिएशन मिलती है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए अर्थ की, तो हमारे पास एस्टिमेटेड जो वैरायटी है स्पीशीज की, दैट इज 5 to 30 मिलियन। इतने के करीब हमारे पास अलग अलग प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज मिलती हैं। और इसमें से हमारे पास नोन कितनी है? जस्ट 1.7 मिलियन। इतने हमारे पास नोन है और बाकी सारे रेस्ट आर अननोन। अगर इतने काउंट में हमारे पास चीजें अननोन पड़ी हैं, ओके, तो इन्हें अभी तक डिस्कवर किया जाना बाकी है। तो ये जो नोन स्पीशीज हैं, इसमें भी 1.25 मिलियन हमारे पास सिर्फ एनिमल्स हैं, जिसमें भी मेजर जो अमाउंट है वो इंसेक्टा का रहता है, और 0.5 मिलियन हमारे पास प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स में डाइवर्सिटी कम होने का कारण क्या है? इनके अंदर लोकोमोशन की कैपेबिलिटी नहीं है। अगर कंडीशन एडवर्स हो जाएंगी तो प्लांट्स कई बार डाई कर जाते हैं, मेजॉरिटी ऐसा ही होता है। लेकिन एनिमल्स के केस में क्या है? अगर कंडीशन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एडवर्स हो जाती है, नॉन फेवरेबल हो जाती है, अनफेवरेबल हो जाती है, ऐसे केस में वो उस जगह से माइग्रेट कर जाते हैं, किसी फेवरेबल कंडीशन वाले एरिया पे मूव आउट कर जाते हैं। तो ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का केस हुआ। ओके, तो मैंने ये टॉपिक डिस्कस क्यों किया? दैट इज अ ह्यूज वैरायटी, और इतनी बड़ी वैरायटी को स्टडी करना पहली बात। दूसरी चीज, इतनी बड़ी वैरायटी को स्टडी करने के बाद उसकी डेटा मेंटेनेंस हमारे पास बहुत ही टफ प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारा मिनिमम टाइम वेस्ट हो और हमारे पास मैक्सिमम डेटा मेंटेनेंस हो और हमारे पास इफेक्टिव स्टडी भी हो जाए। तो हमें एक सिस्टम चाहिए, सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। तो हमारे पास ये जो सिस्टम है टू ऑर्गेनाइज, दैट टूल इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। ओके, सिस्टमैटिक हमारे पास क्या है एक्चुअल में? ये इस चैप्टर की पहली जरूरी चीज है। सिस्टमैटिक्स का मतलब हमारे पास क्या है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। याद रखिएगा, सिस्टमैटिक एक स्टडी होती है। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, STUDY, स्टडी ऑफ काइंड्स, यानी मैं वेरिएशन की बात कर रहा हूं। डाइवर्सिटी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों में। एंड रिलेशनशिप कैसे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आपको एक क्वेश्चन किया जाए कि हम बर्ड्स के ज्यादा क्लोज हैं, रेप्टाइल के ज्यादा क्लोज हैं, तो हमें ज्यादा जो प्रोबेबल आंसर मिलेगा दैट विल बी रेप्टाइल्स। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स और मंकीज में हमारे एंसेस्टर में ज्यादा क्लोज कौन आते हैं, तो हमारे पास आंसर होगा मंकीज। तो दो स्पीशीज के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और हमारे पास टोटल डाइवर्सिटी कितनी है, उसके कौन कौन से काइंड्स हैं। डाइवर्सिटी के भी टाइप्स होते हैं हमारे पास, अल्फा, बीटा, गामा डाइवर्सिटी, ये आप प्रोबेबली क्लास +2 के अंदर पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों की जो स्टडी है उसे क्या नाम दिया जाता है? सिस्टमैटिक्स। तो अगली खास चीज जो मैंने डिस्कस की थी, मेरे पास टैक्सोनॉमी क्या होगा, क्योंकि ये इस चैप्टर के सबसे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं।
कई साइंटिस्ट क्या मान के चलते हैं, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी दोनों अल्टरनेट टर्म्स हैं और इन दोनों को कभी भी यूज किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप सिस्टमैटिक्स वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो आप टेक्सोनॉमी वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है। टेक्सोनॉमी हमें बताता है क्या, रूल्स। टेक्सोनॉमी हमें रूल्स बताता है, रूल्स टू क्लासिफाई। मान के चलिए आपके पास एक बच्चा आया जिसको आपने किसी स्कूल के अंदर एडमिशन देना है, तो जब आप उसके फीचर स्टडी करते हैं, आप चेकआउट करते हैं कि उसकी एज कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका आईक्यू क्या है, तो वो सारी चीजें क्या आ जाती हैं, सिस्टमैटिक्स के अंदर आ जाती है। उसके बाद आप बाय रूल उसे किसी ना किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर बिठाएंगे, कैसे, कोई टेस्ट कंडक्ट करेंगे या उसका कोई इंटरव्यू होगा, तो रूल्स के मुताबिक उसे क्लासिफाई करना इज नोन एज टेक्सोनॉमी। जब आप चीजों को स्टडी करते हैं, फीचर्स को, रिलेशनशिप को, तब उसे सिस्टमैटिक्स कहा जाएगा। लेकिन जब आप उसे एक पर्टिकुलर क्लास में बिठाने के लिए रूल बुक स्टडी करते हैं, तो वो रूल्स किसके अंदर कैटेगराइज होते हैं, वो कैटेगराइज होते हैं अंडर द टेक्सोनॉमी। ये इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको बड़े इजीएस्ट वे के अंदर कैटेगराइज किया है। आप बुक्स के अंदर रेफर कीजिएगा, आपको बहुत सारी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स मिलेंगी, लेकिन ये जो इतनी चीज आपको बताई गई, इसे आप अपने बेसिक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको ये दोनों टॉपिक कभी भी परेशान नहीं करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। अब अगली चीज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को। ओके, तो हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। इन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स का लिविंग वर्ड वाले चैप्टर के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स के अंदर इनका क्या कंट्रीब्यूशन, हम वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल। द नेम इज एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल 384 टू 322 बीसी के अंदर हमारे पास ये जिंदा थे और ये ग्रीक फिलोसफर थे। ओके, ये एथेंस के अंदर इन्होंने अपनी जो एक्चुअल स्टडी की थी वो की थी, और इनके लिए जो खास टर्म यूज की जाती है, दैट इज दे आर द फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, इसके अलावा इन्होंने क्या खास किया था, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैटेगराइज किया था एनिमल्स को। इस बुक के अंदर एनिमल्स कैटेगराइज किए गए थे। एनिमल्स किस में कैटेगराइज किए गए थे, इन्होंने सभी एनिमल्स को इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस, ऐसी कुछ चीजों के अंदर कैटेगराइज कर दिया था। नो डाउट इनका प्लांट्स के अंदर भी कंट्रीब्यूशन था, लेकिन वो हम फादर ऑफ बॉटनी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एरिस्टोटल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं, ओके, द नेम इज थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस के बारे में खास क्या बताया जाता है, इन्हें कैटेगराइज किया गया था, इन्हें नेम दिया गया था, दे आर फादर ऑफ बॉटनी। ओके, दे आर फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ जूलॉजी हमारे पास कौन थे, एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी हमारे पास थियोफ्रास्टस थे। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, नाम था उनका जॉन रे। ओके, जॉन रे की खासियत क्या थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया था। नो डाउट हमारे पास जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है किसी और साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन प्राइमरली स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को, इस टर्म को देना, ये सारे काम किसके थे, जॉन रे के थे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम था कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस।
ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनका रोल बहुत बार डिस्कस करेंगे। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ओके, इन्होंने कौन कौन सी टर्म्स दी थी? इन्होंने टर्म्स दी थी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये क्या है हम आगे डिटेल के अंदर कर रहे हैं। अगर आपने 9th क्लास के अंदर ढंग से चीजें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, थोड़ी बहुत जजमेंट होगी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। इसके अलावा इन्होंने कौन सी टर्म दी थी? इन्होंने टर्म दी थी सिस्टमैटिक्स, जो हम अभी पीछे पढ़ के गए हैं, सिस्टमैटिक्स। ये दोनों इन्वेंशन इनकी थी। इनकी बुक्स का नाम सिस्टेमा नेचर एंड स्पीशीज प्लांटारम था, सिस्टेमा नेचर एंड स्पीशीज प्लांटारम, स्पीशीज प्लांटारम। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिस्ट हग्सली, सर हग्सली। ओके, हग्सली का कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या रहता है? इन्होंने एक टर्म दी थी प्रोटोप्लास्ट, किसी भी सेल के लिविंग कंटेंट को कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट इज लिविंग और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट गिनी जाती है हमारे पास ये लिविंग वर्ड के अंदर। इसके अलावा इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने दी न्यू सिस्टमैटिक्स। तो लिनियस तक का जो काम है दैट इज सिस्टमैटिक्स, और उसके बाद में न्यू सिस्टमैटिक्स को इंट्रोड्यूस किया किसने? हक्सली ने। नॉर्मल जो हमारे पास ओल्ड सिस्टमैटिक्स या क्लासिकल सिस्टमैटिक्स था उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी को, एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखा जाता था, लेकिन इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मायने दिए गए थे, हक्सली। ओके, उसके बाद में हमारे पास 20th सेंचुरी का डार्विन यानी कि अर्नस्ट मायर की बात हो रही है। द नेम इज अर्नस्ट मायर। ओके, ये 1904 से 2004 तक हमारे पास जो थे ये जिंदा थे, और इस दौरान इन्होंने कई जर्मनी के अंदर इन्वेंशंस की, जिस वजह से इन्हें द डार्विन ऑफ मॉडर्न एरा भी कहा जाता है। इनकी जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे? पहला, दे इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न concept of species। ओके, इसके अलावा इन्होंने क्या वर्ड दिया? इन्होंने वर्ड दिया था टैक्सन, इसे डिफाइन किया था। ओके, तो अगर हम सिस्टमैटिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो सिस्टमैटिक्स हमारे पास कौन से दो हिस्सों के अंदर डिविजिबल रहती है, जरा वो चेकआउट कर लेते हैं। पहला था हमारे पास क्लासिकल सिस्टमैटिक्स, classical systematics, and second one is new systematics, new systematics। ओके, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स कहां से कहां था? मैंने ऊपर फ्लो चार्ट बनाया है, एरिस्टोटल से लेके लिनियस तक हमारे पास जितना भी काम था वो किसमें कंसिडर हो रहा था? क्लासिकल सिस्टमैटिक्स में। और हमारे पास हग्सली एंड देयर आफ्टर, इसके बाद में जो भी साइंटिस्ट आए वो किसके अंदर कंसिडर किया गया काम? वो कंसिडर किया गया इनटू द न्यू सिस्टमैटिक्स। तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या था? इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता था सिर्फ मॉर्फोलॉजी को, ऑब्जर्व मॉर्फोलॉजी ओनली। और हमारे पास न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या था? आप मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, इसके अलावा साइटोलॉजी, यानी कि आप सेल्यूलर लेवल पे चीजों को स्टडी कर रहे हैं। फिजियोलॉजी, आपके ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी को चेक करना, कौन से ऑर्गन क्या काम कर रहे हैं।
बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मिल रहे हैं प्रिसाइजली प्लांट्स के अंदर बहुत इजीली पढ़ा जाता है। इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म की आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन है। जेनेटिक्स, कौन कौन से जीन्स वर्किंग हैं और कौन कौन से जीन्स नॉन वर्किंग स्टेट के अंदर पड़े हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर कौन कौन से फीचर्स एग्जिबिट कर रहा है। एंड अल्टीमेटली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, तो ये जो चीजें थी ये कैटेगराइज की गई थी किसमें, न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर। ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या माना जाता था, हमारे पास जो नॉर्मल इंडिविजुअल है जिनमें कोई बीमारी नहीं है, बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स, दे आर परफेक्ट एक्सप्रेशंस, परफेक्ट एक्सप्रेशंस। और अगर मेरे पास कोई ऑर्गन है या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्लाइट वेरिएशन आई है, मान लीजिए बॉडी पे टैनिंग ज्यादा हो रखी है या हाइट में थोड़ी कमी है या हाइट जरूरत से ज्यादा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बस क्या मान लिया जाता है, दे आर जस्ट इम्परफेक्ट एक्सप्रेशंस, दैट्स इट। और कुछ नहीं पता था इन्हें, ऑर्गेनिज्म को परफेक्ट या इम्परफेक्ट एक्सप्रेशन के बेसिस पे इन्होंने कैटेगराइज कर दिया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही है हमारे पास, क्लासिकल और न्यू सिस्टमैटिक्स हमने कंपेयर कर लिया। अगले लेक्चर में हम सिस्टमैटिक्स को डिटेल के अंदर देखेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो इसमें आपके याद रखने लायक हैं। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।